हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। दोस्तों, अभी पाकिस्तान की तरफ से फिर से एक उल जलूल बातें जो है वो करी जानी शुरू करी गई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद ये कोई नया मुद्दा है नहीं। आपको मालूम है, जब से इन दोनों देशों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई है और पाकिस्तान के रूप में भारत का एक विभाजन हुआ है, तब से सीमा विवाद गहराते ही जा रहे हैं और गहराते ही रह रहे हैं। बार बार उसमें भारत शांति समझौता लेकर के आता है, लेकिन पाकिस्तान है कि वो अपनी हरकत से बाज तो आए। आपसे जब भी पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद क्या है, तो सबसे पहले जो सीमा विवाद आपके मन में आता है वो सीमा विवाद कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का बन करके आता है। आपकी नज़र में सबसे पहले जम्मू कश्मीर आता है। लेकिन आज हम जिस सीमा विवाद को चर्चा में लेकर के आ रहे हैं वो भारत के पश्चिमी भाग में स्थित जो गुजरात राज्य है, उस गुजरात राज्य की एक प्राचीन रियासत के भारत में विलय की कहानी को प्रदर्शित करता है, जिसको लेकर के पाकिस्तान ने भी हालिया जो है कुछ मुद्दे जो हैं वो गरमवाए हैं, उस पर ज़बरदस्ती की एक गर्माहट पैदा करी है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या है वो मुद्दा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि 10 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है प्रतिज्ञा का। अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, 2025 को टारगेट में रख रहे हैं अगर आप अपने, तो आपके लिए प्रतिज्ञा प्लस बैच है। बेहद शानदार इसमें क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लासेस में न सिर्फ आपको GS की लाइव क्लासेस बल्कि CSAT की लाइव क्लासेस और इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स की भी लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं, जिसमें से तकरीबन 3 घंटे की GS की क्लास, 1 घंटे की आपकी CSAT की और 1 घंटे की तकरीबन जो है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है डेली 5 आवर्स की। तो ये क्लासेस आपको ऐसे ही मिलने वाली हैं। मुद्दे की बात यह है कि इसमें अगर आप वीकली टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हर हफ्ते इसमें टेस्ट होंगे और हर हफ्ते टेस्ट जो आएंगे उसमें अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 11,000 रुपीज़ जो है 11,000 रुपीज़ जो है उनका आपको पुरस्कार मिलेगा। 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि फर्स्ट रैंकर को मिलेगी। अगर आप एक वीक में नहीं आ पा रहे हैं फर्स्ट रैंक में, तो आपके पास में ऐसे करीब 36 से 37 मौके हैं जो आपको फर्स्ट रैंक लाने के लिए काफ़ी पर्याप्त हैं। तो आप इसमें 2 बार 3 बार मौका लेंगे तो 22,000 33,000 रुपये जीत सकते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिएगा तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते ही आपको यहाँ पर प्रीलिम्स का क्वालिफाई करते ही जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे आपको फुल फी रिफंड हो जाएगी, फुल फी रिफंड हो जाएगी। तो आप फ्री भी में भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों चीज़ों की सुविधाएं इस प्रतिज्ञा प्लस बैच में हैं। आपको सिलेक्शन बॉक्स मिलेगा, उसमें 18 किताबों के सेट होगा, पढ़ाई से रिलेटेड और एसेसरीज, मैप्स वगैरह, नोट पेपर वगैरह सब कुछ उसमें अवेलेबल होगा। इस बैच की शुरुआत 10 सितंबर से हो रही है और अमृतसर के साथ में हो रही है, पॉलिटी विषय के साथ में। तो अमृतसर के साथ पढ़ना ना भूलें, अमृतसर के साथ जुड़ें। पॉलिटी विषय की शुरुआत करेंगे। विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इन मोहतरमा को पहचानिए, कुछ इन्हीं को लेकर के खबर आ रही है और यहीं से मुद्दा थोड़ा सा बढ़ रहा है। हैं कौन ये जो है पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं, ठीक है। इनका नाम है मुमताज हजरा बलूच। तो इन्होंने कहा है कि जूनागढ़ जो है वो भारत ने, इनका कहना है कि जूनागढ़ जो है वो भारत ने अवैध तरीके से अपने पास रखा हुआ है। उनका पूरा एजेंडा ये है कि एक बार फिर से भारत को विश्व मंच पर विवाद के तौर पर घसीटा जाए, जबकि बेतुल की ये बातें लेकर के फिर से सामने प्रस्तुत हो गई हैं। इनका क्या किया जाए ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, इस तरीके के वादों का क्या किया जाए। लेकिन जब इस तरीके की बातें जुड़ती हैं, उठती हैं, तो भारत में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जब आप पढ़ते हैं, भारत स्वतंत्रता के बाद जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें तमाम सारे राज्यों के विलय की कहानी आती है। राज्यों का विलय जो है उस विलय की कहानी उठती है निस्संदेह, ठीक है। तो ये जो राज्यों की विलय की कहानी आती है उससे रिलेटेड ये टॉपिक आपका हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा में। हो सकता है कि मैचिंग के पॉइंट्स आ जाए। मुख्य परीक्षा में भारत की भारत की आज़ादी के बाद उसके पास क्या चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस के ऊपर लिखने के लिए आ जाए। हो सकता है कि चैलेंजेस में भारत के विलय की परिस्थिति का वर्णन करने के ऊपर आ जाए। तो इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग आप प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से इसको जोड़ करके देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों तरीके से आप जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें सबसे पहले तो किस हिस्से में ये जूनागढ़ है उसको रिप्रेजेंट करता हूं आपके सामने। तो ये है आपका इधर का हिस्सा तो पाकिस्तान का है। ये पाकिस्तान का ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, पूरा मैप मैं नहीं दिखा रहा हूँ। और ये आपकी जूनागढ़ रियासत है जो कि गुजरात में काठियावाड़ इलाके के आसपास आपको देखने को मिलती है। आप थोड़ा सा
ऐसे ही मतलब सोच करके देखिए कि एक देश जिसकी सीमा यहाँ पर समाप्त हो रही है, इसके इधर ये पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान इधर बना सकते हो ऐसे करके, ठीक है, उधर पाकिस्तान है, वो दावा कर रहा है कि ये भी हिस्सा भारत का है, ये भी हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का है। इनफैक्ट इसको लेकर के अभी हाल में आप देखेंगे, पिछले साल नहीं, माफ कीजिएगा, 2020 के आसपास, 2020 के आसपास एक नक्शे को लेकर के भी विवाद हुआ था कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने एक विवादित नक्शा जारी किया था जिसमें उन्होंने इसको जो है अपनी रियासत, अपने देश का हिस्सा बताने का प्रयास किया था। तो 2020 में भी काफी ज्यादा ये विषय चर्चा में रहा था उस समय। तो ये है वो प्लेस, ये आप लोगों ने इतिहास में इस प्लेस को कई जगहों पर पढ़ा, कई बार पढ़ा आपने, तब से इसको पढ़ा है जब यहाँ पर सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ, तब से आपने इसको पढ़ा है निस्संदेह जो है। तो जूनागढ़ के विलय की कहानी की अगर हम बात करें तो जूनागढ़ जो है बेसिकली वहाँ के एक शासक हुआ करते थे आज़ादी के समय की अगर हम बात करें तो ये जो प्लेस है ये गुजरात में आपको पड़ रहा है, ये गुजरात का हिस्सा है, और गुजरात में कहाँ पर, काठियावाड़, काठियावाड़ वाला जो प्लेस है उस प्लेस में आपको देखने को मिल रहा है। अब आप जब भारत स्वतंत्र हो रहा है, भारत की जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के समय में तमाम सारी रियासतें हैं, और जो रियासतें हैं उनके पास में ऑप्शन है कि वो स्वतंत्र रह सकती हैं, स्वतंत्र रह सकती हैं वो रियासतें, या फिर वो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, या फिर भारत के साथ विलय कर सकती हैं, जैसा उनको उचित लगता है वैसा किया जा सकता है। तो तमाम सारी रियासतें जो हैं, मोर देन 550 रियासतें हैं, वो सब भारत में विलय भी हो गया है उनका, बहुत सारी रियासतें हैं जिनका भारत में विलय हो गया है। लेकिन 2-3 रियासतें हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, जिसमें आपका एक जम्मू कश्मीर था, ये स्वतंत्र रहना चाहता था। दूसरा आप देख सकते हैं कि जूनागढ़ है, जिसको लेकर के अभी विवाद खड़ा हुआ नया फिर से। और तीसरा जो था हैदराबाद था, जो कि भारत में शामिल होना नहीं चाहता था। अब आप इनमें से केवल जम्मू कश्मीर की स्थिति देखें तो ये फिर भी सो टाइप की स्थिति है कि ठीक है यार, ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो रह भी सकते हैं, ना भारत की तरफ जाना है ना पाकिस्तान की तरफ जाना है इन्होंने, और शायद ऐसे परिकल्पना की जा सकती है कि हाँ ये ठीक है। पर ऐसा देश जो चारों तरफ से किसी बड़े देश से घिरा है, ये अपने आप में स्वतंत्र अगर रहना भी चाहता है तो उसे अपने देश के साथ में, अपने पड़ोसी देशों के साथ में तो अच्छे संबंध बनाने होंगे, आप इस सिचुएशन को समझिए। और रही बात हैदराबाद की, तो ये तो बिल्कुल बीचों बीच में है। कुछ और भी रियासतें थी, जैसे मध्य प्रदेश की रियासत वगैरह, भोपाल की रियासत वगैरह, उन लोगों ने भी थोड़े समय तक थोड़े नाटक किए, लेकिन बाद में उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो जूनागढ़ रियासत जो है उसके एक शासक हैं जिनका नाम है महाबत खान। यहाँ पे जूनागढ़ की अगर हम बात करते हैं तो जूनागढ़ के शासक हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है महाबत खान। ये नाम है महाबत खान, नाम है इनका। महाबत खान रसूल खान जो है वो यहाँ के हुआ करते थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरदार पटेल जो हैं उनके अधीन एक राज्यों का मंत्रालय हुआ करता था, उसके सचिव हुआ करते थे। आपको मालूम है राज्यों के अधीन जो मंत्रालय था उसके सचिव कौन थे, सचिव थे वीपी मेनन। वीपी मेनन, थोड़ी सी कहानी स्ट्रांगली मोटिवेटिंग है, आपको थोड़ा सा इस पे देखना चाहिए, समझना चाहिए। इन्होंने एक किताब लिखी, वीपी मेनन ने एक किताब लिखी, द स्टोरी ऑफ इमिग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। द स्टोरी ऑफ द इमिग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, इस नाम से इन्होंने एक किताब लिखी है। ये बुक लिखी है 1956, ये करके एक बुक लिखी है उन्होंने। उस समय इसकी सिचुएशन, इस किताब में इस जूनागढ़ की सिचुएशन लिखी है उन्होंने, इसके भौगोलिक स्थितियों के बारे में भी लिखा है कि कहाँ पर स्थित है। उन्होंने बताया है कि महमूद गजनवी का इसी जगह पर आक्रमण भी हुआ था। जूनागढ़ के पास में एक बंदरगाह है जिसका नाम है वेरावल, वहाँ उसकी थोड़ी सी सामरिक महत्व है, उसकी थोड़ी सामरिक इंपॉर्टेंस है, ऐसा कुछ करके है। फिर आगे बात ये होती है कि फाइनली ये जो जूनागढ़ रियासत है जिसके शासक जो है महाबत खान हैं, मोहम्मद माफ़ कीजिएगा, मुस्लिम लीग के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शाह नवाज भुट्टो। इनका नाम क्या है, शाह नवाज भुट्टो। शाह नवाज भुट्टो जो हैं, इनको बनाया गया है इस राज्य का, इनके राज्य का दीवान। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन ये है कि शासक जो है यहाँ पर वो मुस्लिम है, शासक जो है वो यहाँ पर मुस्लिम है।
यहाँ की जो आबादी है वो ज्यादातर हिंदू है, शासक मुस्लिम है, आबादी हिंदू है। और यहाँ का एक दीवान है जिसका नाम है शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो जो है वही जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के आगे चल के प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके बेटे हैं ये। और इन्हीं के प्रभाव में आकर, उनके पिता हैं, मतलब उनका बेटा जो है जुल्फिकार अली भुट्टो है, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये जो क्या नाम है, शाहनवाज भुट्टो जो है, इन्हीं के प्रभाव में आकर के जो नवाब है उसने 15 अगस्त को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला ले लिया। उन्होंने दबाव बनाया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका पूरा तरीके से मंशा नहीं है। उनको आभास है कि काठियावाड़ का जो भविष्य है वो भारत के साथ विलय हो जाने में है, क्योंकि जूनागढ़ एक प्रकार की एक ऐसी इकाई है, जूनागढ़ एक ऐसी प्रकार की प्रशासनिक इकाई है जो काठियावाड़ के साथ रहेगी तो उसका ज्यादा कहीं ना कहीं हित रहेगा। उसी रेवेन्यू के मेन पोर्शंस जो है उसको वहीं से ही प्राप्त हुआ करते थे। अगर इसको पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा तो एक तरीके से ये एक ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसमें शायद इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हो जाएगा। और भारत ने भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की बात करी है, जिसकी वजह से भयभीत भी हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में है। उनको ये भी संदेह है कि अगर ये काम किया गया तो क्योंकि यहाँ पर ये हिंदू बाहुल्य प्रांत है और पाकिस्तान के साथ इस तरीके से शामिल कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ सांप्रदायिक टाइप के जो दंगे वगैरह हैं उसके भड़कने की संभावना कुछ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर जो शासक हैं, नवाब हैं, वो विचार भी कर रहे हैं। मेनन ने इसके बारे में लिखा है कि हैदराबाद में भी इस तरीके के अड़ियल रवैये चल रहे थे, तमाम तरीके की चीज़ें हो रही थीं। नेहरू जो हैं उन्होंने ये सोचा कि राज्य में किसी प्रकार का विलय संबंधी प्रस्ताव अगर लाना है तो कुछ हम लोगों के फैसलों को भी स्वीकार कर सकते हैं। तो नेहरू जी का इस तरीके का विचार चल रहा था। तमाम इस तरीके की सिचुएशंस थीं। पाकिस्तान से इसको लेकर के बातचीत भी चल रही थी कि यार इस पे मतलब मसला का कुछ हल निकाला जाए। लेकिन फिर भी जब इस तरीके की अक्षमता कहीं ना कहीं जब महाबत खान को दिखाई देती है तो महाबत खान को समझ में नहीं आता है कि स्टेट को कैसे जो है वो बचाया जाए, कैसे लेकर के चला जाए। उनको सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है कि यार यहाँ से निकल लो, यहाँ से भाग लो। तो कुछ समय पश्चात उनका एक बहुत पसंदीदा कुत्ता था, उसको सबको लेकर के, तमाम सारी कीमती चीज़ों को लेकर के वो भाग गए, अपने परिवार के साथ जो है निकल गए, जूनागढ़ से निकल गए, हवाई रास्ते से कराची चले गए वो। और तमाम प्रकार के राजकोष का एक बड़ा हिस्सा जो है, वो राजकोष का बड़ा हिस्सा भी वो यहाँ से ले जाते हैं। रियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इनके हाथ से मतलब ले करके चले जाते हैं। अब देखिए इसके आगे की जो कहानी है वो क्या है। इसके आगे की जो कहानी है वो 27 अक्टूबर की है, 27 अक्टूबर की। 27 अक्टूबर की बात है। भुट्टो जो हैं नाजुक स्थिति देखते हैं जूनागढ़ की, क्योंकि वहाँ पर कुछ शासक रहा नहीं, अव्यवस्थाएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल गईं। भुट्टो ने जिन्हा के कहने पर दबाव डाल करके पाकिस्तान में विलय करने के लिए मजबूर करवा लिया था जूनागढ़ को। अब वही भुट्टो जो है जिन्हा को एक लेटर लिख रहे हैं, एक पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ ना पैसा है, न रुपया है, न खाने के लिए कुछ है। काठियावाड़ में मुसलमान जो हैं वो भी जूनागढ़ के पक्ष में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है, उन्हें भारत के साथ रहना है। इस तरीके के बातें जो है वहाँ के मुस्लिम जनता भी कर रही है और हिंदू बाहुल्य प्रांत है। सवाल बहुत ज़्यादा अब नाजुक होता जा रहा है और मुझे लगता है कि इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रक्तपात होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये बात अक्टूबर की है। इसी बीच इससे पहले थोड़ा सा अगर देखा जाए तो सितंबर में मुंबई के आसपास अगर देखा जाए तो जूनागढ़ में भी एक समानांतर सरकार बन गई आरजी हुकूमत करके वहाँ पर। तो नवाब जो है वो भाग गए थे पहले से, तो जूनागढ़ के कुछ हिस्सों पर आरजी हुकूमत जो है उसका कब्जा होना शुरू हो गया। तो ऐसी तमाम सारी लूटपाट, आगजनी और इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर होनी शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। तो 7 नवंबर की बात है। 7 नवंबर को भुट्टो ने आरजी हुकूमत के एक प्रमुख हुआ करते थे सामलदास गांधी जो है वो आरजी हुकूमत के हेड हुआ करते थे। तो जो सामलदास गांधी हैं उनसे बातचीत करी भुट्टो ने 7 नवंबर को और उनसे कहा कि आप प्रशासन यहाँ का संभालिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन अगले दिन घटना घटित हुई कि कुछ वहाँ के जो मुस्लिम जनता थी उन्होंने कुछ आग्रह किया और उन्होंने भारत सरकार से कहा कि राजकोट के जो क्षेत्रीय आयुक्त हैं वो जूनागढ़ का प्रशासन संभाले।
तो राजकोट के आयुक्त हुआ करते थे एनएन बुच। एनएन बुच थे, एनएम बुच थे, ऐसे ही कुछ नाम था, बुच नाम तो याद मुझे आ रहा है। उन्होंने क्या किया, बुच साहब ने क्या किया, 9 नवंबर को मतलब राजकोट जो है वो सौंप दिया, मतलब अपने अपने कब्जे में ले लिया। राजकोट के जो आयुक्त हैं एनएम बुच, उनको जो है नवंबर को यहाँ का प्रशासन जो है वो देखने के लिए कह दिया गया। तो ये स्थिति जो है वो 9 नवंबर की बनी। कब की बनी? 9 नवंबर की। 9 नवंबर की। अब जो राजकोट के जो सचिव हैं, राजकोट के जो का एक तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक इंटरफेयर जो हुआ है, इसको पाकिस्तान ने जो है इलीगल कहा। अधिग्रहण की ये बात जो है वो शत्रुता की तरीके से वहां पर प्रदर्शित करनी शुरू करी पाकिस्तान की तरफ से। भारत ने कहा कि यार ये तो कानूनी चीजें हैं, कानूनी व्यवस्था को बहाल करने के लिए इस तरीके की प्रशासन की जो प्रशासन जो वहां पे चरमरा रहा है उसको रोकने के लिए ये सब काम किया गया। और ये सब काम जो किया गया है ये किसी और के कहने के नहीं, बल्कि वहां के दीवान जो है, और दीवान तो आप ही के हैं, तो उनके दीवान के आग्रह पर यह काम किया गया। तो फिर ये कैसे आप इसको बता सकते हैं कि शत्रुता की कार्रवाई है? और भारत ने यह भी संकेत दिया कि और जो नवाब हैं वो तो भाग गए खुद पाकिस्तान, नवाब संभाल नहीं रहे हैं, आपके जो सचिव हैं वो कह रहे हैं कि इसको इस तरीके से सोल्यूशन निकाला जाए। हम सोल्यूशन निकाले तो आप कह रहे हैं कि ये शत्रुता की कार्रवाई है। तो ऐसा है कि कुल मिलाकर के मसले का हल निकाला जाएगा, और मसले का हल निकालने के लिए भारत ने यह कहा कि हम यहाँ पे जनमत संग्रह कराते हैं। जनमत संग्रह करा करके हम इसके लिए आगे जो है रास्ता क्लियर कर देंगे। तो जब जनमत संग्रह कराने की बात आई, जनमत संग्रह कराने के लिए पाकिस्तान से कहा गया, तो पाकिस्तान ने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, महीनों रिप्लाई तक नहीं आया। जब महीनों रिप्लाई नहीं आया तो भारत क्या करता? भारत ने 20 फरवरी 1948 को 20 फरवरी 1948 को क्या किया, यहां पर जनमत संग्रह करा। और जनमत संग्रह में तकरीबन आप देखेंगे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने वोट डाले इलेक्शंस में, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मोर देन 2 लाख से ज्यादा जनसंख्या थी। 2 लाख से अधिक जनसंख्या जो है उसने वोट में पंजीकरण कराया। और पंजीकृत जो मतदाता थे वो इतने थे, इसमें से तकरीबन 1,90,000 के आसपास लोगों ने वोट डाले। ठीक है, 1,90,000 जो है लोगों ने वोट यहां पर डाले, ये वोट डाले। ये इतने जो है पंजीकृत लोग थे, पंजीकृत करने वाले वोट में इतने लोग थे, और 1.90 लाख जो है उन्होंने अपने वोट डाले। अब जितने लोगों ने वोट डाले इनमें से केवल 91 वोट जो थे वो पाकिस्तान के पक्ष में थे। तो आप बताइए, मोर देन 99% जो वोट है वो तो भारत ने विलय की कहानी कह रहा है। इसके अलावा आसपास के पड़ोसी भी कुछ राज्य थे, उनमें भी जनमत संग्रह कराया गया था, वो भी भारत के ही पक्ष में आए थे। तो सब इस तरीके की जब कार्यवाही हुई तो जो सचिव हैं भुट्टो साहब जो हैं, भुट्टो ने भारत को कार्यभार सौंपने के लिए 4 दिन के बाद यानी 13 नवंबर को वहां पर फाइनल जब रिजल्ट आया, उसके बाद 1947 वाला जो समय है उसकी अगर हम बात करें तो वहां का जूनागढ़ का दौरा किया, जूनागढ़ में दौरा किया गया, वहां पर उनका स्वागत भी हुआ बहुत अच्छे तरीके से सार्वजनिक रूप से। तो मतलब कुल मिलाकर के ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, ये पोजीशन अल्टीमेटली जो है किसके बाद निकाली गई है? इस वोटिंग के बाद निकाली गई है। ठीक है, इस वोटिंग के बाद निकाली गई है। और फिर 9 नवंबर 1947 को क्या कर दिया गया? भारत में विलय हुआ। फरवरी 1948 में जूनागढ़ में लोकमत संग्रह कराया गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि केवल 91 वोट जो हैं वो जूनागढ़ के पाकिस्तान के पक्ष में गए, और तो सारे पक्ष भारत में गए। तो एक किताब और है जो कि राजमोहन गांधी जी की है। उन्होंने पटेल के ऊपर जीवनी लिखी है, सरदार पटेल के ऊपर। उसमें उन्होंने बताया है, इन सब कहानियों को पूरी तरीके से प्रेरित करके बताया है कि किस तरीके से यहां पर विलय हुआ, और विलय होने में किस किस तरीके की जो दूसरी सिचुएशंस बन रही थी वो भी मतलब ठीक तरीके की थी। पाकिस्तान और कश्मीर का जो विवाद है उसके बारे में भी उसमें वर्णन किया गया है। राजमोहन गांधी ने जो पटेल के ऊपर जीवनी लिखी है उसमें मतलब सिचुएशन ये है कि आप देखिए, कश्मीर जो है वहां पर एक हिंदू राजा है जहां की मैक्सिमम जनता जो है वो मुस्लिम है। और दूसरा बात है जूनागढ़ की बात है, जहां पर मुस्लिम राजा है, और जहां की अधिकतम जनता जो है वो हिंदू है। और इसी तरीके से हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में भी यही सिचुएशन है कि मुस्लिम राजा है और मैक्सिमम जनता जो है वो हिंदू है।
इनफैक्ट इस किताब में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि जो कश्मीर वाली बात है उसमें पटेल जो है वो बताते हैं या कहते हैं कि यार देखो, ये अगर तुम हमें दे देते हो, मतलब ये शुरुआत की बात है, ये अगर तुम हमें दे देते हो तो हमें कश्मीर तुम अगर लेना चाहते हो तो ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इस पे आनाकानी करी। पाकिस्तान हर जगह इसको भी अपना चाह रहे हैं, इसको भी अपना चाह रहे हैं, इसको भी अपना चाह रहे हैं, और उसके बाद इसके ऊपर कंट्रोल भी चाह रहे हैं। तो पटेल ने तो सीधी सीधी सी बात कही है, इसमें ना मानने वाली जैसी क्या स्थिति है। मैक्सिमम जनता की तरफ जाके देखिए, मैक्सिमम जनता हिंदू है, मैक्सिमम जनता हिंदू है, मैक्सिमम जनता मुस्लिम है, और आपका जो देश बन रहा है वो मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग बन रहा है। राजा साहब जो हैं ये फ्री रहना चाहते हैं, ये ना हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं ना पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। बाद में उन्होंने कहा है कि अगर दोनों देशों में से किसी भी तरफ से कोई कार्रवाई होगी तो हम दूसरी तरफ जाने की सोच सकते हैं, या कुछ इस तरीके की बातें भी होंगी। इसी बीच जो है उधर तमाम सारे जो कबीलियाई पठान जो हैं उन्होंने घुसपैठ भी करना शुरू करी कश्मीर में। तो कश्मीर के राजा जो हैं वो भारत की तरफ आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर यहाँ से विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो ये इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर भी पाकिस्तान ने गड़बड़ करी। इसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पर भी पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। यहाँ भी करने के पूरे प्रयास किए गए थे, लेकिन वो इतना बीच में था और इतना दूर था कि वहाँ पर वो उतना ज़्यादा सफल नहीं हुए। तो ये अक्सर पाकिस्तान के पास में इन दो चीज़ों को लेकर के मुद्दा हमेशा गर्माता रहता है, और यही वजह है कि कभी भी उनके पास इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो सीमा विवाद इसी तरीके से वो खड़े करते रहते हैं। तो सीमा विवाद नहीं होने चाहिए बेसिकली। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि इनका जो कहा गया बात जो है वो कितना गलत है। ठीक है, उनका जो कहना है कि जूनागढ़ को 1948 में पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था, उसके बाद के जनमत संग्रह की कहानी कौन बताएगा? उसके बाद वहां जो अराजकता हुई उसको कैसे सेना के माध्यम से ही रोका जा सका, इसकी कहानी कौन बताएगा? आपके नवाब वहां से भाग गए, इसकी कहानी कौन बताएगा? आपके सचिव ने खुद वहां पर रिक्वेस्ट किया, दीवान ने खुद वहां पर रिक्वेस्ट किया कि यार देख लो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तो उसको देख लिया गया। तो ऐसा कोई विवाद ही नहीं है पूरी तरीके से जो इस चीज़ को यहाँ पर दोबारा से उठाया जाए। लेकिन कुछ बात है कि इनकी आदत सुधरती नहीं, और हमारे यहाँ है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। तो दोनों में अंतर है। अब इस अंतर को इनको समझना चाहिए, और ये अंतर्राष्ट्रीयकरण की जो धमकी दे रही है, गीदड़ धमकी के अलावा इसको और कुछ नहीं कहा जाएगा। आपका इस पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते मैं आपको फिर से एक अपडेट दे देता हूँ कि भाई विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके अगर आप इस बैच के साथ जुड़ते हैं, प्रतिज्ञा बैच के साथ में, तो 2025 की तैयारी के लिए आपको बेहद शानदार तरीके से तैयार करने की प्रतिज्ञा स्टडी IQ IAS हिंदी की तरफ से ली गई है। ये प्रतिज्ञा पूरी होगी सिर्फ आप ही के सहयोग से। जरूर जुड़िएगा इसमें। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।